जय जिनेन्द्र। आज का है रिवीजन क्लास। जितने भी सेशंस में हमने जो जो कंसेप्ट्स पढ़े हैं उसको आज रिवाइज करेंगे जैन मेटाफिजिक्स के टॉपिक में। तो सबसे पहले तो कौन कौन से कंसेप्ट्स के बारे में हमने अभी तक देख लिया है। जीव के बारे में देखा है, अजीव के बारे में देखा है, द्रव्य, गुण, पर्याय, निश्चय न्याय, व्यवहार न्याय, स्यादवाद। थोड़ा थोड़ा सा आपको इसका नॉलेज होगा कि ये सब जो टर्म्स है उसका रेफरेंस क्या है, उसके बारे में क्या हमने जानकारी ली है। जैसे सप्तभंगी हो गया, मोक्ष हो गया, केवल ज्ञान, पंचस्तिकाय, सद्द्रव्य, नवतत्व, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये सब का आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। राइट। एक सेकंड, मैं पीडीएफ खोलती तो थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आएगा। वन सेकेंड। सप्तभंगी के बारे में तो नहीं बताया मैडम कुछ। हाँ, मैंने नहीं बताया है बट इसका आइडिया थोड़ा सा होगा, नहीं भी होगा तो आज के सेशन में थोड़ा सा हम देख लेंगे सप्तभंगी के बारे में भी। ज्ञान मार्ग से रिलेटेड है ये। मुझे हम्म। एक सेकंड दीजिए, मैं इसको शुरू करती हूँ। प्रिया जी। हाँ बोल। हम्म। मैडम, प्रिया जी बोल रहे हैं उसको ज्वाइन होने को नहीं हो रहा है। ज्वाइन नहीं हो पा रहे क्यों? हाँ प्रिया जी। अच्छा, मतलब लिंक सेम है हमारा। हाँ। जो लिंक है वो सेम है। हाँ बोलती। हाँ, एक बार उनको बोलिए फिर से। हाँ बोलती हूँ मैंने। हम्म। नहीं, जो लिंक का नंबर दिया ना 06, उससे नहीं होता है। उसके ऊपर जूम की पिक्चर बनी हुई है, उसको क्लिक करिए तब हो जाता है। हेलो प्रिया जी, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैडम का लिंक है ना, दिया ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाँ उसी से। हाँ उसी में। और मैडम बोल रहे हैं उसी में ही ज्वाइन। ठीक है, आप सबको स्क्रीन दिख रहा है? जी। या तो अभी तक जो भी जैन मेटाफिजिक्स के कंसेप्ट्स हमने देखे हैं उसका आज डिवीजन लेंगे। तो मैंने जो से जैसे बोला कि ये जो टर्म्स हम पढ़ते हैं, संस्कृत एंड प्राकृत टर्म्स है, जैसे जीव, अजीव, द्रव्य, गुण, पर्याय, निश्चय न्याय, न्याय, व्यवहार न्याय, स्याद्वाद, सप्तभंगी, मोक्ष, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, then असरव, बंध, निर्जरा, लोक, आलोक, आकाश, काल, चेतना, राग, द्वेष, प्रमाण। ये सारे जो शब्द है इसका डिटेल्स हमें पता होना चाहिए। इस शब्द का क्या कॉन्टेक्स्ट है ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमने क्लास लिया था उसमें हमने मेटाफिजिक्स का फाउंडेशनल कंसेप्ट्स देखा कि रियलिटी क्या होती है, तत्व क्या होता है, अस्तित्व क्या होता है, आत्मा का स्वरूप क्या होता है, पुद्गल मैटर क्या होता है, गॉड तत्व क्या होता है, यूनिवर्स का क्या रेफरेंस है। ये सारे कंसेप्ट्स हमने एक विस्तार रूप में देखा था। और हमने समझा कि तत्व मीमांसा, फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट उसका क्या होता है। तत्व मीमांसा एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है हमारे एग्जिस्टेंस पे, कि हमारा अस्तित्व जो है वो कैसा है और उसका जैन फिलॉसफी से क्या कनेक्शन है। और उसके अलावा हमने जो डीपर ट्रुथ्स है लाइक सफरिंग, हैप्पीनेस, लिबरेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स में भी हमने फोकस किया था। उसके बाद हमने कुछ आइडियाज कलेक्ट किए अबाउट द सब्सटेंस दैट इज द्रव्य, और सब्सटेंस का जो कनेक्शन है उत्पाद, द्रव्य, ये इससे क्या कनेक्शन है ये भी हमने देखा था। उसके बाद हमने उपनिषदिक का भी व्यू देखा कि उपनिषदिक कॉन्शियसनेस क्या होता है, और प्लस उनके हिसाब से रियलिटी क्या होती है। प्लस अगेन जो अलग अलग फिलोसफीज है, अलग अलग, जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है, इसके बारे में भी एक शॉर्ट में हमने देखा था। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने जो ग्रंथ है पंचास्ति का संग्रह, सेकेंड या थर्ड लेक्चर में जो आचार्य श्रीमद कुंद कुंद का जो लेख है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। पंचास्ति का संग्रह भाई आचार्य कुंद कुंद, उनके बारे में हमने देखा कि उन्होंने पदार्थ के बारे में क्या बताया है।
पदार्थ के सपोर्ट में उन्होंने लिबरेशन से कैसे कनेक्ट किया है कि पदार्थ के ज्ञान से, तत्व ज्ञान से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा उन्होंने अपने टेक्स्ट में बताया है। और उन्होंने अस्तित्व के बारे में, ज्ञान के बारे में चर्चा की है, और जो कंसेप्ट है द्रव्य, गुण, पर्याय, ये सारे चीज को उन्होंने एनालाइज किया है। और हमने सद द्रव्य यानी जीव, उद्गर्ष, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सारे कंसेप्ट्स का भी शॉर्ट में देखा था। उसके बाद काल जो है, काल का कंसेप्ट, वो कंसेप्ट काफी गहरा है। वहां तक जाने के लिए हमें थोड़ा सा जो बेसिक फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग है वो होना चाहिए। ठीक है। और फिर इसके रिकॉर्डिंग लेक्चर सब अवेलेबल है, प्लस नोट्स भी अवेलेबल है। जब मैं आपको ये शेयर करूंगी तो आप लोग ये लिंक पे जाके नोट्स देख सकते हो। लिंक पे डायरेक्ट जाके आप हर लेक्चर के नोट्स देख सकते हो। ठीक है। अगर इंग्लिश में है तो उसको ट्रांसलेट किया जा सकता है हिंदी में, नहीं तो मैं आपको खुद ही ट्रांसलेट करके दे दूंगी। ओके। और फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में जीव, अजीव प्लस नव पदार्थ के बारे में देखा था कि जीव कैसे कॉन्शियस सब्सटेंस होता है और अजीव जो है नॉन कॉन्शियस सब्सटेंस होता है। वैसे ही हमने देखा कि आचार्य कुंड कुंड ने जो ग्रंथ है उसको कैसे विभाजित किया है दो पार्ट में। एक पार्ट में वो द्रव्य के बारे में बताते हैं, दूसरे पार्ट में वो नव पदार्थ के बारे में बताते हैं। तो ये एक शॉर्ट में हमने कंसेप्ट देखा। फिर जैन मेटाफिजिक्स का जो कंसेप्ट है, उनकी जो थ्योरी है द्रव्य, गुण, पर्याय, इसके बारे में देखा कि तीनों कैसे कनेक्टेड है। तीनों जो है एक दूसरे से एसोसिएटेड है, और एसोसिएटेड होने के वजह से ही जो थ्योरी ऑफ चेंज है और थ्योरी ऑफ परमानेंट है वो हमेशा एक साथ ही कंटिन्यूएशन में रहता है। ठीक है। और हमने प्रैक्टिस ऑफ रत्नात्रय देखा, यानी कि राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। और फिर हमने ये देखा कि दिस इज फॉर द सुप्रीम गुड, कल्याण के लिए ये सारे कंसेप्ट्स होते हैं। तो ये भी लिंक अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग लिंक भी अवेलेबल है। ये लिंक में आप क्लिक करके इसके नोट्स आप देख सकते हो। ठीक है। अब समराइज पॉइंट्स एक एक करके हम जाते हैं। ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्लस एक जैन मेटाफिजिक्स की फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो था ग्रंथ में मंगल श्लोका की बात हुई, मंगला श्लोका की बात हुई है। ये तो आपको पता ही है, इसका आइडिया है, तो मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ। 4 सुप्रीम ऑस्पिशियस एंटाइटीज को जैन ट्रेडिशन ने नमन किया है। पहले है लॉर्ड महावीर, देन गौतम स्वामी जो कि चीफ गंधर्व है, जिन्होंने महावीर की जो टीचिंग है, उनके जो सिद्धांत है, उनको प्रिजर्व करके रखा। देन तीसरा है आचार्य कुंद कुंद, जो कि जैन फिलोसफिकल स्क्रिप्चर्स जो है उसको उन्होंने कंपोज किया है। और फोर्थ जो मंगला जो श्लोका है वो जैन धर्म को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक कंडक्ट के बारे में बात करते हैं और कंडक्ट को डिफाइन करते हैं। महावीरास टीचिंग्स को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो वर्सेस है यूनिवर्सली जैन एस्थेटिक्स एंड हाउस होल्डर्स के द्वारा रिसाइट किया जाता है। कोई भी ओकेशन होता है, रिलीजियस या वर्ल्डली एक्टिविटीज होती है, तो यहाँ पे ये ऑस्पिशियसनेस के साथ इसको रिसाइट किया जाता है। ये था पहला कंसेप्ट। अब दूसरा पॉइंट जो हमें जानना था वो है कि केवली और शुद्ध केवली में क्या भेद है। क्या आपको इसका आइडिया है? केवली, केवली के बारे में आपको आइडिया होगा, राइट? ओमनिसेंट बीइंग जो है, प्लस शुद्ध केवली। तो ये जो ग्रंथ है इसमें बताया है एक डिफरेंस केवली और शुद्ध केवली के बीच में। केवली जो है वो इनफाइनाइट नॉलेज को डायरेक्टली एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि अगर आप दिन में सूर्य को देखते हैं, डे लाइट में सूर्य को ऑब्जर्व करते हैं, तो दैट इज लाइक अ डायरेक्ट नॉलेज, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो वो हो गया फर्स्ट केवली। दूसरा जो है वो शुद्ध केवली, वो स्क्रिप्चरल नॉलेज के थ्रू रियलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं। अगर जैसे कि इसको कंपेयर किया गया है, कोई ऑब्जेक्ट को अगर आप लैम्प लाइट में देख रहे हो, रियलिटी ही देख रहे हो, बट रियलिटी को देखने का नजर तरीका अलग है। तो वैसे ही अगर आप स्क्रिप्चर्स के थ्रू रियलिटी को देखते हैं तो वो एक्सपीरियंस जो होता है उसको एज एज अ शुद्ध केवली
फॉर्म में डिफाइन किया जाता है कि दो प्रकार के लोग हैं, केवली एंड शुद्ध केवली। केवली जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं रियलिटी को डायरेक्टली, और शुद्ध केवली जो है स्क्रिप्चरल नॉलेज के थ्रू रियलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। तो दोनों ही रियलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं, बट उनकी जो कैपेसिटी है एक्सपीरियंस करने के लिए वो डिफरेंट है। शुद्ध केवली में जो बुद्धि है, वो इंटेलेक्चुअल पावर बहुत हाई होता है, और इसी वजह से वो स्क्रिप्चर के थ्रू भी रियलिटी को ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, आप इसको एक बार देखिए, इसके डिफरेंस को एक बार लिख लीजिए, दोनों के नाम को। मैम सेम हिंदी में आप शेयर कर देंगे तो हम लोगों को लिखने में थोड़ा और इजी हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो दोनों ही नेचर ऑफ रियलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं। अब जब दिगंबर ट्रेडिशन की बात होती है, तो जो भी आगम नॉलेज है, जो अंग एंड पूर्व है, उनका मानना है कि जो महावीर ने जो ज्ञान दिया, लॉर्ड महावीर ने जो ज्ञान दिया, वो ओवरऑल ये 683 ईयर्स में टोटली वो लॉस्ट हो चुका था, क्योंकि वो ओरली ट्रांसमिट किया गया। और इसीलिए उन्होंने कोशिश की कि इसको रिस्टोर किया जाए, रिस्टोरेशन का एफर्ट लगाया गया। तो वही रिस्टोरेशन के एफर्ट में आचार्य कुंद का भी नाम आता है, जिन्होंने ये टेक्स्ट को प्रिजर्व किया, नॉलेज को प्रिजर्व किया, और वही जो रियलिटी का नॉलेज है हमारे थ्रू पहुंचाने की कोशिश की। तो आचार्य कुंद जो है वो ये टेक्स्ट जो बताते हैं, मोस्टली जैन मेटाफिजिक्स एंड स्पिरिचुअली बेस्ड टेक्स्ट बताते हैं। और उन्होंने जो भव्य सोल्स है, भव्य आत्मा है, उनको ये ज्ञान दिया, और उसी हिसाब से हमको इनलाइटन करने की कोशिश की, जिससे कि हम इनर रियलाइजेशन ऑफ द सोल, यानी कि आत्मा को पहचान सके, उसको जान सके, और निश्चय न्याय, एब्सोल्यूट स्टैंड पॉइंट एंड व्यवहार न्याय, प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट के बीच में भेद समझ सके। तो इससे हमको एक क्लैरिटी मिलती है कि एब्सोल्यूट और प्रैक्टिकल नॉलेज के बीच में डिफरेंस होता है। एब्सोल्यूट नॉलेज जो होता है इजीली हमें नहीं मिल पाता है, केवली ज्ञान को ही वो मिल पाता है। और वैसे ही जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसके लिए भी हमें स्क्रिप्चर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, प्लस मेटाफिजिक्स को गहराई से समझना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे रेफरेंस लिखे हुए हैं, जब आपके पास ये नोट्स मिलेगा तो आप देख सकते हो। यहाँ पे जो आचार्य से उनके नाम लिखे गए हैं, तो आप ये सब चीजें भी पढ़ सकते हो। आचार्य कुंद को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, तो उनके नाम भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया है कि जो आचार्य कुंद है, वो बताते हैं कि जो मोक्ष है, लिबरेशन, वो एक ही वे से पॉसिबल है, और वो है ज्ञान मार्ग, नॉलेज ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द सेल्फ। सेल्फ का अगर ट्रू नेचर हमें पता है, तभी हमें लिबरेशन पॉसिबल है, यानी कि मोक्ष पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। अब सिक्स पॉइंट में एक स्कॉलर है, एएन उपाध्याय। वन सेकेंड, जस्ट गिव मी। अच्छा वो कटिंग वाली शीशा कल परसों को करिए हाँ तो भाई कहाँ है हम कर गए हाँ भाई है हाँ
ठीक है। आती है अबे हाय ये देखो आज डाली है ना फिर से। शाम को दे दूँ। अब पीछे कब खाते पीते थे या ऐसी रखती थी? ओके, सेकंड। आवाज आ रही है ना? हम्म। ये हाँ, उसके बाद एक स्कॉलर है एएन उपाध्याय। उन्होंने जो प्रवचन सार का इंट्रोडक्शन दिया, उन्होंने बताया ये टेक्स्ट के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में, और इवन आचार्य कुंद कुंद के एज के बारे में कि वो कौन से काल से बिलोंग करते हैं। और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो आचार्य कुंद कुंद है वो अराउंड लेट फर्स्ट सेंचुरी बीसी टू अर्ली फर्स्ट सेंचुरी सीई, यानी कि जो क्रिश्चियनिटी एरा जब शुरू हुआ उसके बिगिनिंग में उनको पीरियोडिकली प्लेस किया गया है, अकॉर्डिंग टू एएन उपाध्याय। 1935 में वो ऐसा अपने स्कॉलरली वर्क में बताते हैं। इवन जो आचार्य विद्यानंद है, उन्होंने भी कुंद कुंद के पीरियड को अराउंड फर्स्ट सेंचुरी पे बताया है, अराउंड फर्स्ट सेंचुरी बीसी। तो कुंद कुंद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आचार्य है आगमिक अथॉरिटी और फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस के बीच में एक गैप को दूर करने के लिए। मतलब आगम इतना कठिन है समझना, जब तक उसको फिलोसॉफिकली हम समझने की कोशिश ना करें, उस पे कुछ हम उदाहरण ना दे। जैसे कि अब वेदों को समझना बहुत डिफिकल्ट है, बट उपनिषद के वजह से वेदों को समझा जा सकता है, क्योंकि उपनिषद में बहुत सारे कथाएं दी गई है, स्टोरी दी गई है। आत्मा को भी समझना है तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जिसको हम खुद से रिलेट कर सकते। तो वैसे ही आचार्य कुंद कुंद ने उनको फिलोसॉफिकली बताने की कोशिश की है, जो भी आगमिक लिटरेचर है उसको फिलोसॉफिकली हम तक लाने की कोशिश की है। और इसीलिए उनका जो भी वर्क है जैन मेटाफिजिक्स, इवन जैन फिलोसफी को समझने के लिए काफी हेल्पफुल है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से हमको जब जैन मेटाफिजिक्स पढ़ना है तो आचार्य कुंद कुंद के बारे में समझना भी इंपॉर्टेंट है। उनके मेजर वर्क में आता है समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिका संग्रह। ये मेन टेक्स्ट है पंचास्तिका संग्रह, जिसके थ्रू हम जैन मेटाफिजिक्स पढ़ेंगे। और जितने भी चीजें भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं उनके ही रेफरेंस को लेके हम पढ़ रहे हैं। और अबाउट पंचास्तिका संग्रह, ये आचार्य कुंद कुंद की बहुत इन्फ्लुएंशियल वर्क है। प्राकृत में लिखा है, जैसे मैंने आपको कुछ सूत्रास भी बताए थे प्राकृत के, जिसको पढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था, बट उसको जब अर्थ हम समझ रहे थे तो उसको रिलेट कर पा रहे थे। जैसे कि हमने लक्षणम का देखा कि द्रव्य के लक्षण क्या है ना। द्रव्य के लक्षण वाला जो मैंने सूत्र आपको दिखाया था वो प्राकृत में लिखा हुआ था, बट उसकी क्लैरिटी तभी हुई जब हम उसको खुद से रिलेट कर पा रहे थे और एग्जाम्पल के थ्रू समझ पा रहे थे। तो जो पंचास्ती का संग्रह है, उसमें जो 173 गाथाएं हैं उसको दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया। पहला जो सेक्शन है वो द्रव्य के बारे में है, और द्रव्य के साथ साथ, द्रव्य मतलब आप समझ सकते हो ये है सब्सटेंस। सब्सटेंस इज दैट विच इज एग्जिस्टिंग इन इटसेल्फ, जिसको किसी और की जरूरत नहीं है, खुद में वो एग्जिस्ट करता है। तो वो सब्सटेंस के बारे में हमने देखा। और प्लस हमने उसके साथ साथ अस्थिकाय यानी बॉडीली एग्जिस्टेंस, अस्थिकाय के बारे में देखा। उसके बाद हमने पदार्थ के बारे में देखा। पदार्थ जो है वो सेकेंड पार्ट ऑफ पंचास्तिका संग्रह है। यानी आचार्य कुंड कुंड ने पहले पार्ट में सब्सटेंस को एक्सप्लेन किया, द्रव्यों को एक्सप्लेन किया और अस्थिकायों को एक्सप्लेन किया, और दूसरे पार्ट में पदार्थ को एक्सप्लेन किया, जैसे जिसमें मैंने बताया था कि पाप और पुण्य को भी उन्होंने ऐड किया हुआ है। असरव, संवरा, पाप, पुण्य, ये सारे कंसेप्ट को ऐड किया पदार्थ में। और ये सेकंड पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें मोक्ष के मार्ग तक लेके जाते हैं। पहला जो पार्ट है वो सब्सटेंस और द्रव्य की फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग पे है, और दूसरा जो पार्ट है मोक्ष की तरफ कैसे जाना है नव पदार्थ को समझ के, वो रास्ता उन्होंने सेकंड पार्ट में बताया है। तो हालांकि हमारा जो यहाँ पे विषय है वो दोनों को समझना है। जैन मेटाफिजिक्स को अगर समझना है तो ये पदार्थ, द्रव्य
और नव पदार्थ, ये सबको बारीकी से समझना पड़ेगा। तो जैन मेटाफिजिक्स जो है, इसका मेन क्या क्या कंसेप्ट है जिसपे फोकस किया जाएगा? जीव, आत्मा नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, सोल को बोलेंगे जीव। वैसे ही मैटर को हम बोलेंगे पुद्गल। और स्पेस टाइम मोशन रेस्ट, ये सारे कंसेप्ट्स को बारीकी से समझने की हमारी कोशिश होगी। इवन जो यूनिवर्स है जिसको हम लोक बोलते हैं, और नॉन यूनिवर्स है उसको आलोक बोलते हैं, ये सारे कंसेप्ट्स पे हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। उनके उनके जो ग्रंथ में दिए गए जो वर्सेस है, सूत्रास है, गाथाएं है, उसके हेल्प से हम ये सारे कंसेप्ट्स को देखने की शुरू करेंगे। अब इसमें अप्रोच क्या करना है हमें? अप्रोच में हमें एग्जाम्पल्स का यूज करना है, जितना ज्यादा हो सके हमें कोशिश करना है कि एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझें। जैसे कि अभी हमने द्रव्यों में समझने की कोशिश की, तो हमने क्या सीखा कि हम उसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे गोल्ड का एग्जाम्पल लिया, लकड़ी का एग्जाम्पल लिया, मिट्टी का एग्जाम्पल लिया, मिट्टी के घड़े का हम्म, एग्जाम्पल लिया। इससे हम ये सारे सब्सटेंस को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ओवरऑल जैन मेटाफिजिक्स होता क्या है? ये फिलॉसफी ऑफ बीइंग है, यानी फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंस। अस्तित्व जो है उसको जानना है, रियलिटी जो है उसको जानना है। और इसमें हमें जो देखना है वो 7 रियलिटीज। तो रियलिटीज है उसको तत्व बोलते हैं। ठीक है, जो तत्व या तो सत्य, जो भी रियलिटी है उसको क्या बोलते हैं? तत्व बोलेंगे या तो सत्य बोलेंगे। और जो रियलिटी को डिफाइन करने वाले ऑब्जेक्ट्स है उसको हम पदार्थ बोलते हैं। पद अर्थ, माने जो ऑब्जेक्ट्स को अर्थ देता है, जो लाइफ को अर्थ देता है। वैसे ही 6 सब्सटेंस यानी कि द्रव्य, और अस्थिकाया 5 सब्सटेंस विद बॉडीली एक्सिस्टेंस। तो ये सारे चीजों का कॉम्बिनेशन होता है जैन मेटाफिजिक्स। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो 5 सब्सटेंस यानी कि पंच अस्थिकाया है, उसको समय भी बोला जाता है, क्योंकि वो एसोसिएशन ऑफ ऑल द रियलिटीज टुगेदर। जितनी भी रियलिटीज है, जो भी हम देख रहे हैं, जो कि लोक में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो सारी रियलिटीज का कॉम्बिनेशन है, और इसी वजह से उसको समय भी बोला जाता है। और ये जो 5 सब्सटेंस है, ये यूनिवर्स स्पेस यानी लोक में इसका एक प्रकार से एग्जिस्टेंस है। ये जितने भी 5 सब्सटेंस है ये लोक में है। और यूनिवर्स स्पेस यानी लोक के बाहर, इसमें आलोक, जो भी इसके बाहर है वो आलोक कहता है। और आलोक में क्या है? सिर्फ आकाश है, प्योर स्पेस है, नथिंग एल्स। देयर इज जस्ट अ प्योर स्पेस, दैट इज द आकाश। तो इस प्रकार से हम मेटाफिजिक्स को समझ सकते हैं। मेटाफिजिक्स ऐसा टॉपिक है कि इसमें ऐसे क्वेश्चंस आना कि आकाश सिर्फ नॉन लोक में क्यों है या आलोक में क्यों है, ये लोक में क्यों, मतलब ऐसा क्यों नहीं है कि आलोक में और भी सब्सटेंस है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आना बहुत ही जाहिर सी बात है। तो इसी को अगर हमको समझना है तो इसका पहले, जैसे कि अभी आचार्य ने बताया कि पहले आप टर्म को समझिए, इसके मीनिंग को समझिए, उसके बाद इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को समझिए। तो ये हो गया हमारा जैन मेटाफिजिक्स के बारे में। अब 11th पॉइंट में, अकॉर्डिंग टू पंचास्तिका संग्रह 6 सब्सटेंस इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हमको क्लैरिटी रखना है 6 सब्सटेंस कौन से हैं। एक तो पंचास्थि काया हो गया, जिसका काया है यानी अस्थि काया। अब ये जो 6 सब्सटेंस है, दैट इज द्रव्य। अभी पहला जो है जीव द्रव्य यानी कि सोल सब्सटेंस, जो कि चेतना अवस्था में है। दूसरा जो है पुद्गल द्रव्य, जो कि हम 5 सेंसेस से जिसको परसीव कर सकते हैं। धर्म द्रव्य, जिसके कारण मोशन यानी गति पॉसिबल होता है। अधर्म द्रव्य, जिसके कारण रेस्ट पॉसिबल होता है। फिर आकाश द्रव्य, जो कि आवागमन यानी स्पेस है, जो कि आवागमन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एंड काल द्रव्य, जो कि कंटिन्यूटी एंड चेंज दोनों को ये एक साथ लेके चलता है, कि कंटिन्यूएशन भी होगा चीजें और चेंज भी रहेगा, वर्तन भी होगा, परिवर्तन भी होगा, ये सब चीज को वो लेके चलता है, वो है काल द्रव्य। तो ये 6 सब्सटेंस, ये टर्म्स हमें पता होना चाहिए, और फिर हमको टर्म्स एक्सप्लेनेशन में जाना है। ठीक है। और ये मैंने बताया, इसको समय बोलते हैं।
और लोक और अलोक, इससे इसका कनेक्शन होता है। फिर हमने ये भी डिस्कशन किया कि जो सब्सटेंस है, यानी कि जो द्रव्य है, वो कभी अपना जो सत्ता है, एक्चुअल एग्जिस्टेंस, उसको नहीं छोड़ता। जो द्रव्य लक्षण हमने देखा था, उसमें हमने यही जाना कि जो द्रव्य है उसके लक्षण हमेशा उसमें होंगे, कितने भी काल में हमें चल जाए, प्रेजेंट काल, पास्ट काल, फ्यूचर काल, हमेशा हमें यही नोटिस करना है कि जो द्रव्य है, उसका जो गुण तत्व है, उसका जो सत्य है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। वो उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसी वजह से हम उसको सब्सटेंस कहते हैं। तो सब्सटेंस में किस प्रकार के जो लक्षण है वो है उत्पाद, व्याय और द्रव्य। ये नाम आपको याद रखना है। उसका ओरिजिनेशन होता है, उसका डिस्ट्रक्शन होता है, उसका परमानेंस होता है। तो ये हो गया सब्सटेंस। और जो गुणा है और जो द्रव्य है, उसमें इनसेपरेबल रिलेशनशिप होता है। यानी कोई भी सब्सटेंस के गुण को आप हटा दो तो सब्सटेंस नहीं रहता है। जैसे अगर मैंने कपड़े में से धागा निकाल दिया, तो क्या धागा मतलब कपड़ा बचेगा? कपड़ा नहीं बचेगा, क्योंकि धागा तो उसका एज अ गुण हमने ले लिया। अगर धागा ही मैंने निकाल दिया तो कपड़ा नहीं बचेगा। अगर मैं कपड़े के अस्तित्व को डिफाइन करूं और वहां पे धागा ना रखूं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। धागा है तभी कपड़ा है। तो वैसे ही जब गुणा है तभी द्रव्य है। दोनों के बीच में इनसेपरेबल रिलेशनशिप है, और इसी इनसेपरेबल रिलेशनशिप को वैशेषिक फिलॉसफी ने समवय बोला है। यानी कि दोनों एसोसिएटेड है, द्रव्य और गुण दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड है। और जब हम जैन फिलॉसफी में जीव के बारे में पढ़ते हैं, आत्मा के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें ये मालूम पड़ता है कि आत्मा में भी जो गुण है वो उससे इनसेपरेबल है। बस हमें उस गुण की रियलाइजेशन नहीं होती है, क्योंकि हम अंधकार में हैं, हम अज्ञानी हैं। जैसे ही हमारे अंदर ज्ञान आ जाता है, हम आत्मा के गुण को पहचान जाते हैं, है ना। तो इसी वजह से हमारा जो मोक्ष का जो सफर है वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट था समझना कि द्रव्य और गुणा दोनों के बीच में इनसेपरेबल रिलेशनशिप है। तो बदलाव कहाँ पे होता है? बदलाव होता है पर्याय में, मोड में। एसेंशियल नेचर ऑफ सब्सटेंस में नहीं होगा, मोड में डिफरेंसेस होंगे, मोड में चेंजेस होंगे। और इसी वजह से जो खेल है द्रव्य का, वो है परमानेंस एंड चेंज। और इसी को हमको समझना है कैसे? स्यादवाद के थ्रू और सप्तभंगी के थ्रू। ये ज्ञान का विषय है कि ज्ञान को अगर सच्चा बताना है तो हम स्यादवाद या सप्तभंगी के माध्यम से इसको समझ सकते हैं, इसके पर्सपेक्टिव को समझ सकते हैं। वैसे ही रियलिटी को जैनिज्म में अनेकांतवाद के थ्रू समझा गया है। यानी कि बताया है कि ये अनेकात्मक है। इसके बहुत सारे स्टैंड पॉइंट है। रियलिटी को आप ये नहीं बोल सकते कि रियलिटी तो ABC ही है। रियलिटी कैन बी XYZ ऑल्सो, रियलिटी कैन बी दिस एंड दैट ऑल्सो। तो उसी को हम अनेकांतवाद के थ्रू समझ सकते हैं। और अनेकांतवाद जो है फाउंडेशन है जैन स्क्रिप्चर का। इवन जो आचार्य आचार्य अमृता चंद्र है, उन्होंने इसको रूट बताया है जैन फिलॉसफी का, जिससे कि हमें ट्रुथ जो भी मिलेगा वो जिसके बिना अगर हम सच पे जानते तो मिसलीडिंग होगा। तो ये पैरेबल तो आपने सुना होगा, ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट का, राइट। ये पैरेबल से हम समझ सकते हैं कि रियलिटी जो है अनेकांतवाद की पर्सपेक्टिव से हम समझ सकते हैं। मल्टीपल पर्सपेक्टिव से हम रियलिटी को समझ सकते हैं। और स्यादवाद जो है वो कंडीशनल प्रेडिकेशन है। यानी स्याद मतलब फ्रॉम ए सर्टेन स्टैंड पॉइंट, एक दृष्टि से ये सत्य है। अगर ऐसा हम बोलते हैं तो वो स्यादवाद कहलाता है। और जो सप्तभंगी का कंसेप्ट है, वो सप्तभंगी का है कि एक काइंड ऑफ एफर्मेशन भी है और निगेशन भी है, दोनों का बैलेंस्ड फॉर्म, उसको हम सप्तभंगी फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि कोई भी वस्तु है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं तो एफर्म करते हैं कि ये तो XYZ ही है। फिर उसको बोल सकते हैं कि ये XYZ हो ही नहीं सकता।
फिर बोल सकते हैं कि एक्स वाई जेड तो है बट इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो ऐसी 7 प्रोसेस है जिसकी वजह से हम कोई भी वस्तु या सब्सटेंस या द्रव्य को डिफाइन कर सकते हैं। तो वही 7 प्रोसेस को सप्तभंगी कहा जाता है, जिससे कि हम वस्तु की रियलिटी को समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं। तो सप्तभंगी, स्यादवाद और अनेकांतवाद ये नॉलेज का प्रोसेस है, ज्ञान का प्रोसेस है, जिससे हमें ये समझ आता है कि जो हमारी रियलिटी है उसको समझना आसान नहीं है। ये तीनों प्रकार के नॉलेज भी हम उसमें लगा देते हैं, तब भी हमारा ज्ञान अधूरा है। रियलिटी को, वास्तविकता को ओवरऑल सेंस में हम नहीं समझ सकते। हम बस क्या कर सकते हैं, एज अ जो जो मैंने आपको बताया, एज स्क्रिप्चर नॉलेज के थ्रू जितना हो सके हम उसको जानने की कोशिश कर सकते हैं। स्क्रिप्चर नॉलेज प्लस उसका फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन से हम उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुछ फाउंडेशन, जिससे कि आपको समझ आए कि जो मेटाफिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बातें आसान नहीं है, डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है। ऐसे कंसेप्ट्स क्लैरिटी हो जाएंगे पूरी तरीके से, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर के थ्रू थोड़ा समझा जाए तो इसको समझना आसान हो जाता है। उसके बाद हमने देखा सोल, जीवा के बारे में, जो कि कर्मा से बंधा हुआ है। क्योंकि वो हम्म। कर्मा से बंधा हुआ है और इसी वजह से उसमें राग है, द्वेष है। राग द्वेष है और उसमें बंधन है, तो इसी वजह से उसको मुक्ति पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो लिबरेशन कब होता है, जब सोल में जो असरव है, यानी कि कार्मिक इन्फ्लक्स, कर्मा का आना, असरव, कर्मा का आना, ये टूट जाए, ये छूट जाए, तो मुक्ति होती है। ये एक पॉइंट, असरव। फिर बोलते हैं कि कर्मा का आना तो छूट गया, पर जो कर्म पुद्गल ऑलरेडी चिपके हुए आत्मा से, उसका क्या? तो उसके लिए भी पाथवे बताया गया है, जो कि हम नव पदार्थ में देखेंगे। तो जो ये जो द्रव्य संग्रह है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक में हम द्रव्य के बारे में चर्चा करेंगे, दूसरे पार्ट में मोक्ष में जाने का जो मार्ग है, नव पदार्थ, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आचार्य ने ये भी बोला है कि ये ज्ञान अगर हमें जानना है तो हमें ये 3 रत्नत्रय, इसका भी आइडिया होना चाहिए, दैट इज राइट परसेप्शन, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। ये तीनों का ज्ञान हमें होना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो विषय मैंने रखा, स्पेशली इसलिए रखा कि आगे आने वाले टॉपिक्स में हमें कंफ्यूजन ना हो। जब चीजें क्लैरिटी रहती है, चीजें क्लियर रहती है, तो आगे भी पढ़ने में, समझने में डिफिकल्टीज नहीं होती है। ठीक है, और इसमें ठीक है, अभी ये जो अलग से जो 10 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं ना, ये हम्म। थोड़ा डिटेल्ड पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग निश्चय न्याय एंड व्यवहार न्याय। जो एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू है और जो बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है। तो फिलहाल के लिए आप इसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि जब आप नव पदार्थ पढ़ोगे तब ये कॉन्सेप्ट्स आपको काम आने लगे वाले हैं। बट एनीवे ये फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा तो इसका कीवर्ड्स नॉलेज इसका होना चाहिए। तो मैं ये आज ही आपको ये जो पीडीएफ है आपको सेंड कर दूंगी, ताकि आप ये टर्म्स पे एक बार गो थ्रू कर सकते हो, ताकि आने वाले फेजेस में आपको डिफिकल्टीज ना हो। ठीक है, ओके। तो मेन हमारा जो था कंसेप्ट वो है सब्सटेंस, द्रव्य। सब्सटेंस वो है जो कि एग्जिस्ट करता है बिना अपने नेचर को छोड़े, इसलिए उसको सत्व बोलते हैं। सत्व मतलब क्या होता है, अपने अस्तित्व, अपने नेचर, अपने लक्षण को नहीं छोड़ता है। चाहे कोई भी कंडीशन हो जाए, अपने नेचर को वो नहीं छोड़ता है, इसलिए वो सत्य कहलाता है। तो सत्य का नेचर क्या है, लक्षण क्या है? वो उसका है उत्पाद, व्यय एंड द्रव्य, यानी ओरिजिनेशन, डिस्ट्रक्शन एंड परमानेंस।
और उसमें जो होता है पर्याय यानी कि मोड एंड गुण यानी कि क्वालिटीज। तो ये सारी चीजों को ही सब्सटेंस कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य के डेफिनेशन बड़ा आसान है, वो चीज जो खुद का नेचर नहीं छोड़ता है। अब दूसरा पॉइंट, उसका नेचर क्या क्या है? उत्पाद, व्यय एंड द्रव्य, ये उसका नेचर है। और उसमें गुणा होता है और पर्याय होता है। गुणा हमेशा एसोसिएटेड रहता है, एसेंशियल नेचर रहता है। पर्याय जो होता है वो चेंजिंग नेचर होता है। तो यही, इसको ही हम द्रव्य बोलते हैं। और those that have substance as their substratum and are not themselves the substratum of other qualities are qualities। इसका मतलब है, क्वालिटीज का यहाँ पे गुणा का डेफिनेशन बताया है कि वो चीज जो कि सब्सटेंस के अंदर आता है और खुद एक सब्सटेंस नहीं है, ठीक है, वो क्वालिटीज है। जैसे धागा क्या है, कपड़े के अंदर आता है बट वो खुद कपड़ा नहीं है। तो उसके हिसाब से हम गुणों को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे गुण का डेफिनेशन देता है। और द्रव्य है दैट इन विच क्वालिटीज एंड मोड्स एग्जिस्ट, जिसमें गुणा और पर्याय दोनों होता है, वो सब्सटेंस होता है द्रव्य। तो द्रव्य संग्रह हम पढ़ रहे हैं, तो द्रव्य का डेफिनेशन हमको घोट लेना चाहिए कि द्रव्य क्या होता है, जिसमें गुड। उत्पाद, व्यय, सही। द्रव्य, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और जिसमें पर्याय और गुणा ये दोनों होता है, उसको सब्सटेंस बोलते हैं। सब्सटेंस का क्वालिटीज क्या होता है? क्वालिटी सबस्ट्रेटम होता है, वो खुद सब्सटेंस नहीं होता है, ठीक है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं सब्सटेंस यानी कि द्रव्य। तो सब्सटेंस संग्रह यानी हम द्रव्य संग्रह पढ़ रहे हैं, तो उसमें सब्सटेंस का डेफिनेशन हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ओके। और क्वालिटीज एंड मोड्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें एसोसिएशन के गुण हो, अन्वय के गुण हो। अन्वय किसके साथ? सब्सटेंस के साथ, वो है क्वालिटीज। मतलब क्वालिटी का खुद से स्टैंड नहीं। अभी मैं तत्वों की बात करूं, जैसे मैं अग्नि का गुण की बात करूं, कि पानी की बात करूं, कि शीतलता, क्या मैं शीतलता को बिना पानी बता सकती हूँ? नहीं बता सकती हूँ। तो क्वालिटी जो है हमेशा सब्सटेंस से जुड़ा हुआ होता है, गुण जो है हमेशा सब्सटेंस से जुड़ा हुआ होता है। तो क्वालिटीज में किस प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स है? वो है एसोसिएशन का कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको बोलते हैं अन्वय। और जब उसमें डिस्टिंक्शन होता है, डिसकंटिन्यूटी होता है, तो उसको बोलते हैं व्यतिरेक, लॉजिकल डिसकंटिन्यूटी। जैसे जब मिट्टी है, ठीक है, जब मिट्टी है और मिट्टी को मैं एसोसिएट करके घड़ा बना दूं, तो घड़ा जो है वो मिट्टी नहीं है, वो घड़ा जो है वो डिफरेंट हो गया। यानी उसके जो गुण हैं भले उसके सेम होंगे, बट ओवरऑल आप देख सकते हो कि पॉट इज नॉट द क्ले, ठीक है। तो इस हिसाब से हम क्वालिटीज को समझ सकते हैं। तो इससे ये समझ आता है कि जो द्रव्य है वो क्वालिटी से सेपरेट नहीं होता है, और उसमें जो क्वालिटीज है वो हमेशा परमानेंट रूप में यानी नित्य रूप में रहता है। क्वालिटी हमेशा नित्य रूप में रहेगा, और जो पर्याय है उसमें बदलता रहेगा। मतलब जो मिट्टी से घड़ा बन रहा है वो पर्याय की वजह से बन रहा है, उसमें गुण सेम है, बट पर्याय की वजह से मिट्टी घड़े में बदल रहा है। फिर घड़े को तोड़ा भी जा रहा है तो घड़ा भी फिर से मिट्टी में बन रहा है, पर्याय हो रहा है, उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है। बट जो उसका गुण है वो हमेशा 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 सेम रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स है जिसको हमको समझना है, द्रव्य, गुणा, पर्याय, ये सारे सब्सटेंस के जो टर्म्स है हमको समझ आना चाहिए। और ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सब्सटेंस और क्वालिटीज है, सब्सटेंस एंड क्वालिटीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उस वो सब जो है वो प्रदेश में रहता है, यानी स्पेस पॉइंट्स ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है। जैसे क्वालिटीज हो गया कलर, टेस्ट, गंध, स्मेल, टच, स्पर्श, ये सब सेम स्पेस पॉइंट में रहता है, प्रदेश में रहता है। स्पेस पॉइंट को प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। तो जो स्पेस पॉइंट है उसमें ही द्रव्य गुण साथ में रहते हैं, द्रव्य और उसके गुण साथ में रहते हैं, एसोसिएटेड फॉर्म में रहते हैं, इन द सेम सेम प्रदेश, सेम स्पेस पॉइंट, ठीक है। और
ओके, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कुछ डिफिकल्टीज क्लियर हो रहा है सबको? क्योंकि आज मैं देख रही हूँ कि बहुत लोग जो नहीं कर पाते हर रोज क्लासेस, आप सभी जुड़े हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी तक जितने भी हमने रिवाइज किया है कंसेप्ट, स्टार्टिंग से जो भी मैडम। पढ़ा था, कुछ नए पॉइंट्स भी पढ़े हैं आज, कुछ नए भी हैं। एडिशनल पॉइंट्स भी हैं जो कि पहले नहीं बताए गए थे, उसको भी ऐड किया गया। प्लस पहले के जो पुराना जो पार्ट था उसको फिर से रिपीट किया गया। ठीक है, तो जितने भी लोग नए जुड़े हैं मैं उनसे सुनना चाहती हूँ कि क्या आप सबको क्लियर हो रहा है जो भी हम मेटाफिजिक्स में कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं? क्योंकि मेन यही है कि जब तक हमारा फाउंडेशन क्लियर नहीं होता है, आगे हम नहीं बढ़ पाते हैं। आगे की चीजें बहुत डीप है, उसको समझने के लिए फाउंडेशनल नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे मैम आप इस बताएंगे। पीडीएफ को हिंदी में शेयर करेंगे मैम, इस हाँ पीडीएफ जी, को तो मैं थोड़ा ट्रांसलेट करके आपको भेज देती हूँ। थोड़ा इजी हो जाएगा हाँ हमको हाँ और नोट बिल्कुल। करके दिखने और में। इंग्लिश का भी नोट्स दे दूंगी, ताकि आप लोग को हाँ। इंग्लिश में पढ़ना है तो भी पढ़ सकते हो, हिंदी में पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हो। हम्म। ठीक है, तो आपके पास नोट्स रहेंगे एटलीस्ट, तो आप रिफर कर सकते हो। प्लस मैंने हम्म। बुक भी बोल दिया है, पंचास्तिका या संग्रह आचार्य कुंद कुंद का पढ़ना है। वो इंग्लिश में भी हम्म। वो अवेलेबल है। आचार्य हम्म। विजय विजय है उनका, विजय जैन है उनका। इंग्लिश में कमेंट्री है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, तो वो हम्म। भी आप देख सकते हो। जिससे हम्म। कि ये जो द्रव्य के बारे में है उसका जो ज्ञान है वो हमारा डेप्थ में हो जाए। मैडम, अनेकंतवाद और सैद्वाद में डिफरेंस हमें पता है उसमें। हाँ, अनेकांतवाद में मतलब एक किसी भी वस्तु को समझना है तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स में उसको समझ सकते हैं, अनेकांत दृष्टि से देख सकते हैं। ठीक है, अनेकांत दृष्टि से देखना अनेकांतवाद हो गया। हाँ, स्यादवाद मतलब स्पेसिफिक दृष्टि से देखना, एक सत्य की दृष्टि से देखना, वो हो गया स्यादवाद। एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, वो हो गया स्यादवाद। हाँ, हाँ, तो ये ठीक। डिफरेंस है। और यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू प्लस एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू प्लस ओवरऑल, यानी कि मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट किया गया है। हम्म। ठीक है, तो अभी जो नए हैं, समता जी, स्वरूप जी, एक बार बताएंगे कि आपको क्लैरिटी हो रही है जो कॉन्सेप्ट्स हमने रिवाइज किए आज? यस मैम, मैम बस पीडीएफ भेज दीजिए। हाँ हाँ, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। प्लस आप लोग बुक भी रिफर कीजिए, क्योंकि जब बुक में जब आप गाथाएं पढ़ेंगे तो उसमें जो क्लैरिटी होती है वो एक्स्ट्रा, मतलब अलग लेवल की क्लैरिटी होती है। ठीक है, तो एकदम जो हाई लेवल में इसको पढ़ना चाहते हैं, वो रेफरेंस यानी कि ओरिजिनल रेफरेंस ही प्रिफर कीजिए। प्लस जो अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं तो वही ये सारे पीडीएफ्स जो मैं भेजूंगी वो आप देख सकते हैं। मैडम, पंचास्तिकाय का पूरा श्लोक पढ़ना है ना मैडम? पूरा पढ़ना? पूरा श्लोक पढ़ना है ऐसा कोई नहीं, नहीं, कंपल्सरी नहीं है। नहीं, नहीं। जो हमारा हाँ, सिलेबस में जो जो टॉपिक्स दिया हुआ है वो हाँ, हाँ, टॉपिक से रिलेटेड श्लोक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, वो श्लोक मैं आपको शेयर भी करूंगी, जैसे कि मैंने कुछ श्लोक पहले बताए भी है। जो द्रव्य है उसके लक्षण के बारे में एक श्लोक मैंने शेयर किया था। प्लस जो द्रव्य संग्रह में सबसे पहले जो जितने भी तीर्थंकर है उनको नमन के लिए एक श्लोक दिया, वो भी मैंने आपको ओ, रिफर किया था। जीवम अजीवम हाँ दवा, हाँ हाँ। वो तो पहला। ऐसा कुछ कुछ श्लोक्स है जो कि जिसको हमें हाँ, पता होना चाहिए, तो वो सारे इंपॉर्टेंट श्लोक मैं शेयर करूंगी। हाँ, ओके, ठीक है। ठीक है। हम्म। हाँ, और समता जी आपको क्लियर हुआ? क्योंकि आपने शायद पहले क्लासेस नहीं किए थे, तो आपको क्लियर हुआ यस जो मैम। पॉइंट्स बताए आज द्रव्य के बारे में? क्लियर तो हुआ, बट आई थिंक एक बार रिवीजन की जरूरत है। इसीलिए मैं मैंने खुद। आज रिवीजन क्लास रखा, क्योंकि अगर जो नहीं कर रहे रेगुलरली क्लास, उनको एक हेल्प हो जाए, और आगे फिर आप कंटिन्यूएशन में कर सकते हो। क्योंकि अभी आपको समझ आ रहा होगा कि ये टॉपिक समझना उतना इजी भी नहीं है, उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। बस हमें कंटिन्यूअस क्लासेस करनी है ताकि
जो कंसेप्ट है वो समझ आए। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट रिकॉर्डिंग आप देख लिया करें, ताकि ये सारे कंसेप्ट्स जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यस हाँ, मैम। रिकॉर्डिंग बार बार हाँ रिकॉर्डिंग सुने तो कुछ मालूम होता है मैडम। हाँ, रिकॉर्डिंग्स देखेंगे तो उससे भी आपको जो हाँ। क्लैरिटी है वो हो जाएगी। हाँ, बार बार हम्म। सुनना पड़ता है। ठीक है। ओके। और कोई सवाल इससे रिलेटेड? मैम पॉइंट्स तो, मूल पॉइंट तो तीन चार बहुत इंपॉर्टेंट, अब उसी को एक्चुअली हमें घुमा फिरा के तरह तरह एंगल से हमें लिखना है। तो देर वी आर गेटिंग बिट कंफ्यूज। चीज तो वही समझ आ रही है, बट देन अभी बौद्ध में क्या कहा, सांख्य में क्या कहा, फिर उपनिषद में क्या कहा, फिर आचार्यों ने क्या कहा उसी चीज को, फिर नव पदार्थ। सो अब उसको कैसे हम, मतलब ये समझ नहीं आ रहा है किसके बाद किया, ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। नोट समझ इसमें में आ होता रहा है है मैम। कंफ्यूजन। हाँ हाँ, नोट समझ में आ रहा है, हाँ ये हाँ। पॉइंट आपने पॉइंट वाइज हमको बहुत अच्छे ऑलरेडी यू हैव गिवन इन हिंदी में, जो भी आपने पॉइंट वाइज शेयर तो कर दिए। अब हम्म उसके अंदर से हाउ वी हैव टू एक सीक्वेंस कैसे करें कि भाई पहले आप इस सीक्वेंस को समझो, हम्म। सेकेंड में वो वाला थोड़ा सा उसको करा दे मैम, पुल करा दे हमको, मुझे ऐसा लग रहा है। मे भी दो तीन बार पढ़ने से शायद क्लैरिटी भी हो जाएगी बाद हाँ में, बिल्कुल ऐसा भी लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल। लग रहा है कि थोड़ा सा हमें आउटलाइन मालूम हो जाए कि इसके हम्म बाद हम इसको कैसे समझे, पहले क्या हम्म। समझे बाद में क्या समझे, कैसे कनेक्ट करें इसको, मुझे वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, कुछ याद आ रहा देखिए, है तो कुछ भूल रहे हैं, सबसे ऐसा लग पहले रहा है। जितने भी टर्म्स है ना, हाँ। टर्म्स को समझ लीजिए। जीव, ओके। अजीव क्या है, पुद्गल ओके। क्या है, अस्थि काया क्या है, द्रव अस्थि हम्म। काया क्या है, ये टर्म्स का एक लिस्ट बना लीजिए। ओके। और लिस्ट का हम्म। मतलब आप लिख के रखिए साइड में, कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। ओके। सारे ओके। टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। ओके। ओके। अब टर्म्स के बाद हम कंसेप्ट्स पे आएंगे, कि वो टर्म्स से ओके। रिलेटेड क्या क्या कंसेप्ट है। तो ओके। वो आसान हो जाएगा। तो आपका पहला असाइनमेंट यही रहेगा कि जितने भी टर्म्स है, सिलेबस में भी देखिए, हम्म। जितने भी टर्म्स है उसका हम्म। मीनिंग आप लिख के रख लीजिए एक साइड में, हम्म। ताकि वो कंफ्यूजन नहीं हो कि कैसा हो रहा था लास्ट क्लास में, आपको द्रव्य में कंफ्यूजन हो रहा था, पदार्थ में कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ तत्व में, हाँ सारे एक साथ। अभी आपने ये बताया था कि तत्व और सत्य, रियलिटी का हम्म। मतलब है सत्य और तत्व। अब हाँ फिर मैंने ये पॉइंट नोट किया कि उसको जानने के लिए नौ पदार्थ का माध्यम लेना हाँ पड़ेगा। हाँ। राइट। राइट, राइट। तो हाँ, तो वो वाली कुछ चीजें वो थोड़ा सा। हाँ हाँ। तो इतना मतलब वही वही मैं बोल रही हूँ कि ये जो द्रव्य संग्रह है ना, इसके इसका मेन मकसद यही है कि इसमें जितने भी रियलिटी को डिफाइन करने वाले कंसेप्ट्स हैं उसमें हम्म। हमको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ओके। इसलिए जितने भी टर्म्स हैं आप उसको लिख के, जैसे मैंने भी एक स्लाइड शीट बनाया हुआ है जिसमें मैंने सारे टर्म्स लिखे हुए हैं, और ओके। टर्म्स का मीनिंग भी मैं लिखते जाती हूँ, क्योंकि अभी हम्म। अलग अलग आचार्यों ने उसको अलग अलग तरीके से समझाया है। हाँ। 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 हम्म। तो मुझे जहां मिलता है जो पॉइंट्स में वहां पे लिख देती हूँ कि हाँ ये आचार्य ने, कुंद कुंद ने ये बोला है, ओके। आचार्य अमृतानंद ने ये बोला है, इस प्रकार से मैं वहां पे लिख देती हूँ। ओके। तो जैसे वैसा आप भी एक अनेकांतवाद हो शीट, गया, हाँ हाँ, शीट बना जातवाद के, हो गया। बिल्कुल अनेकांतवाद का पर्सपेक्टिव डिफरेंट डिफरेंट, उस प्रकार से आप हम्म। शीट बना के उसमें लिख हम्म। सकते हैं कि इसका मतलब ये है। और इससे आपका टास्क इजी हो जाएगा। एग्जाम में ओके। अगर वो क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको हाँ। अगर उसका मतलब पता है तो आप उसको एसोसिएट करके लिख सकते हो, ओके। हम्म। है ना। मेरे द्रव्य संग्रह भी पूरा पढ़ना है मैडम। पूरा नहीं पढ़ना है द्रव्य संग्रह, जो उसमें हाँ। इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है, क्योंकि द्रव्य संग्रह एज अ लिटरेचर टेक्स्ट बहुत ही बड़ा है, बहुत ही डिटेल्ड है, इतना हम नहीं पढ़ हाँ। पाएंगे। बट हमारी हाँ। कोशिश रहेगी कि हम जो गाथाएं हैं उस पर फोकस हाँ। करें। तो मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट क्लास से ना मैं एक एक गाथा लेके आपको वो कंसेप्ट एक्सप्लेन करूँ। ओके। बट हाँ। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग प्रिपेयर है या नहीं इस चीज के लिए। हाँ, गाता तो श्लोक अच्छा रहता पढ़ने है के लिए, मैडम। हाँ। वर्सेस पढ़ने के लिए, हम्म। गाथा का मतलब समझने हाँ। के लिए प्रिपरेशन है या हाँ। नहीं है। तो रिवीजन क्लास हाँ। का यही मकसद था कि एक प्रिपरेशन लेवल देख ले, ताकि हम एक एक हम्म। गाथा के थ्रू हम वो टर्म्स और उसका मीनिंग और उसका हाँ। कंसेप्ट समझ सके। हाँ मैडम। हाँ अनिल जी कुछ बोल रहे हैं?
आवाज नहीं आ रही आपकी, आप म्यूट है। मैं कह रहा था मैडम, पंच अस्थाई के साथ साथ आप द्रव्य हम्म। संग्रह भी ले रही हैं? आ, हाँ दोनों का मिक्स करके ही मैं बताऊंगी, क्योंकि आचार्य जो है निमि चंद्र और ये कुंद कुंद आचार्य, दोनों का ही मैंने नोट्स निकाला हुआ है। ठीक है, तो ठीक दोनों है। के पर्सपेक्टिव से ही मैं पढ़ाऊंगी, क्योंकि हम्म। कहीं कहीं मुझे जो रविशंकर का उनका डेफिनेशन अच्छा लगा, हम्म उन्होंने जो डेफिनेशन दिया है, कहीं कहीं मुझे यहाँ अच्छा लगा, तो उस हिसाब से मैं आपको वैसे नोट्स वैसे मटेरियल दे दूंगी। द्रव्य संग्रह की डेफिनेशन ज्यादा जल्दी समझ में आती है और अच्छी है। हाँ हाँ, और उन्होंने दोनों दृष्टि से समझाया है, निश्चय से भी है और व्यवहार्य से भी है। व्यवहार से भी, हर बिल्कुल। गाथा को उन्होंने दोनों तरह से समझाया हाँ है, हाँ हाँ, तो ज्यादा दोनों क्लियर मैंने है। उसको भी रिफर किया हुआ है, प्लस अभी जो ये जो इंग्लिश की कमेंट्री है, मैं इसको भी रिफर कर रही हूँ, मतलब मैं तीन ऑलमोस्ट लिटरेचर रिफर कर रही हूँ, जी। ताकि ये सारे कंसेप्ट्स आपको बता सकूं अच्छे से। तो मैडम, ये सत्य, तत्व, सबस्टेंस एक ही चीज है ना? सत्य, हाँ, तत्व और सबस्टेंस एक चीज है। पदार्थ सत्य। अलग हो गया जिसमें कि पाप पुण्य जुड़ गए। तो हाँ पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इस ये पदार्थ, ये वाला जो वर्ड है जिसमें हाँ नौ हाँ, तत्व शामिल हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पदार्थ को सब्सटेंस ही बोलते हैं। सबस्टेंस तो तत्व सब्सटेंस ही हुआ ना। बोलते हैं। हाँ, तत्व है। सब्सटेंस तत्व ही है, बट सब्सटेंस एक पदार्थ ही है। मतलब पदार्थ यानी क्या? जो भी ऑब्जेक्ट है, पद है, ऑब्जेक्ट उसका मीनिंग, अर्थ। अब नहीं, पद क्या जहाँ, है ना, एक पद मिनट, है कंफ्यूजन ध्वनि। इसलिए है मैडम, आपने जहां जहां भी सबस्टेंस बताया है तो आपने छह ही बताए हैं। हम्म सबस्टेंस छह होते हैं। हम्म। कभी आपने अभी तक ये नहीं बताया कि सबस्टेंस नौ होते हैं, इसलिए वो कंफ्यूजन तो हो रहा वो तो नव पदार्थ हुए ना, वो तरीका है, एक मार्ग है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, नव पदार्थ। है। तो नौ नौ पदार्थ पदार्थ। जो कि हमें वो मोक्ष की तरफ लेके जाता है, जो कि हमको द्रव्य संग्रह में इसलिए वो डिवाइड कर दिया गया कि एक पार्ट में वो जो मेन जो टर्म है उसकी एक्सप्लेनेशन है, और दूसरे पार्ट में वो जो मोक्ष प्राप्ति के लिए जो मार्ग है नव पदार्थ के थ्रू, वो बताया गया। सब्सटेंस है वो छह ही है। पंच अस्थि काय, पंच अस्थि काय मतलब जिसके अच्छा, अस्थि पांच है। काया है वो पंच है, प्लस काल मिला के छह हो गए। हम्म। तो ये छह द्रव्य, इन्हीं को पदार्थ भी कह सकते हैं। इनको पदार्थ भी कह सकते हैं, पर पदार्थ जो है ना, नहीं, मेरा एक्चुअली, मतलब आपने पूछा पदार्थ कितने होते हैं, तो हम नौ हाँ, नौ पदार्थ लिखेंगे नौ या छह पदार्थ, लिखेंगे? हाँ। नौ। अकॉर्डिंग टू दिस द्रव्य संग्रह, हम्म जो गाथाएं है, 173 जो गाथाएं है जिसको डिवाइड कर दिया गया, वो गाथा में जो पहला जो पार्ट है, वो पार्ट हो गया अबाउट अस्थिकाया, पंच हम्म। अस्थिकाया प्लस हमारा सिक्स काल। हम्म। और जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में दे दिया गया है अबाउट नव पदार्थ, कि नौ पदार्थ है जो कि ये सबको मतलब देते हैं। पदार्थ मतलब क्या हो गया? जो चीजों, रियलिटी को जो मतलब देता है, एग्जिस्टेंस को जो समझाता है, रियलिटी को जो समझाता है, वो खुद रियलिटी। अभी अभी इसको ऐसे समझिए, एप्पल, रियल एप्पल, ओके, और उस एप्पल का पिक्चर, फोटो, ये दोनों हम्म में भेद है। हम्म। हाँ है मैम। रियल एप्पल इज अ रियलिटी, हाँ हम्म और जो पिक्चर वाला एप्पल है उसको समझाने के लिए है, बट वो हम्म। रियल हाँ एप्पल नहीं है। हम्म। हम्म वैसे ही जो नव पदार्थ है, वो हमको अस्तित्व को समझाने के लिए है, मतलब देने के लिए, मीनिंग हम्म। देने के लिए है। वो खुद रियलिटी का पार्ट है, हिस्सा है। ठीक है, रियलिटी नहीं है, बट यहाँ पे जो हमने देखा अबाउट दिस सिक्स द्रव्य, ये रियलिटी है। ठीक है, ये ही रियलिटी है अकॉर्डिंग टू जैन स्क्रिप्चर्स, जैन फिलोसफी। ठीक है। तो ये मैडम, ये हाँ, दो दो स्कंद में बताया जाता है, दो स्कंद में बटा हुआ है, तो पहला हम्म, वही सब्सटेंस से होगा, दूसरा नव पदार्थ से होगा। हाँ ये हाँ हाँ, स्कंद बोलते हैं, हाँ हाँ ऐसा हाँ। ही वो बटा हुआ दो है, वो जो ग्रंथ है दो उसको बटा हुआ है। दो, दो शुद्ध स्कंद में बटा हुआ है। जी जी जी। हम्म। इससे संबंधित किस आगम में ये मिलता है? जो हम 32 आगम पढ़ते हैं ना, हम्म। उनमें से कौन से आगम में इस टॉपिक के बारे में समझाया गया है ना? तत्वार सूत्र में दिया हुआ है ओके इसके बारे में, द्रव्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा तत्वार सूत्र में ही है। ओके। हाँ वही पढ़ रहे हैं ना, अब वही चल रहा है। हाँ हम्म वही चल नहीं, वो हाँ तो चल सर, रहा है, हाँ इसके सर, अलावा और सर का किसी क्लास आगम वही में? है ना। हाँ हम्म वो हम्म। है, और किसी आगम पुस्तक में इसकी कोई जानकारी दी गई?
हाँ, द्रव्य संग्रह है। द्रव्य संग्रह द्रव्य पंचस्तिका दोनों संग्रह में है, भी है। वो तत्वार्थ संग्रह आगम है। में पूछ रही है, आगम स्थानांग में है ना, छठे जब स्थानांक के छठे उसको पढ़ेंगी ना, छह का जब वर्णन आता है तो उसमें उसमें आ छह जाए। तरह का पूरा वर्णन दिया हुआ है। ओके। स्थानांग में है, अगर आप देखना चाह रही हैं तो स्थानांग में मिल ओके। जाएगा। हम्म। ओके। ठीक है, अभी क्लास वाइंड अप करते हैं। कुछ और आपके प्रश्न? नहीं ठीक है मैडम, अभी तो इतना ही समझ आया तो बहुत है। आ जाएगा आप लोग को समझ। बस आप लोग रेगुलर रहिए। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज सभी लोग ज्वाइन हुए हैं, जी जी। है ना? तो आप लोग रेगुलर रहिए तो आपको ये सारे कंसेप्ट समझ आ जाएंगे अच्छे से। मैडम, जी आपका 3 रिकॉर्डिंग्स आया है, मैंने वो 3 भी बार बार सुनी हूँ। अगले का भी भेज दीजिए हाँ, मैडम। ये वाली भी भेज दूंगी। हाँ हाँ, और अगले का भेजिए तो। जो ये हाँ नोट्स मैं आपको भेज देती हूँ। हाँ, मेरे मिस हो गया था ना, इसलिए मैंने वो तीन तीन भी सुन लिया है। तीन तो हम्म। एक पहले अटेंड कर लिया था, एक क्लास को तो सुन लिया है। अभी है ना मैडम, वो भी भेज दिए तो मैं सुन लेती हूँ। जी जी, बिल्कुल। हाँ, ठीक ठीक है। ओके है। हाँ, देन। यस मैडम, ओके मैडम। थैंक यू सो ओके, मच मैम। जय जिनेन्द्र। जय थैंक यू। थैंक यू। जिनेन्द्र। थैंक यू।